हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमानी खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचन प्रेमी या यूट्यूब चॅनलवर गलती किसकी या पुस्तकातील चौथी कहाणी, बेईमान पुलिस और कानूनी दावपेच का जाल। मेरा नाम गीता और आयु 27 वर्ष। मेरे दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है। मैं मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव की रहने वाली हूँ। 10 वर्ष पूर्व कमल से मेरा विवाह हुआ। हम दिल्ली आ गए। लोग शहरों में जाकर अपने गांव को घर को समृद्ध बनाते हैं, लेकिन हम जिंदा रहने के लिए अपना सब कुछ गांव में ही छोड़ाए। मेरे बच्चों को छोड़कर जिंदगी के बदले मुझे सब कुछ गवा देना पड़ा। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ। मेरा एक छोटा भाई भी था। मेरी माँ खेती बाड़ी के कामों में पिताजी का हाथ बटाती थी और घर संभालती थी। हम लोग एक शांतिपूर्ण जीवन बसर करते थे। मैं और मेरा भाई दोनों नियमित स्कूल जाते थे। अपनी मौमेरी बहन लक्ष्मी को मैं अपना आदर्श मानती थी। सभी दिक्कतों के बावजूद उसने एमए की पढ़ाई पूरी की थी। हमारे जैसे समाज में लड़कियों को इतनी ऊंची शिक्षा अनसुनी बात थी। कुछ समय के लिए उसकी नौकरी एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका के रूप में लग गई। इस बीच एक परिवार में उसका विवाह हो गया। उसके सास ससुर ने उसे नौकरी करने की इजाजत नहीं दी। वे चूल्हे चौके में ही व्यस्त रखना चाहते थे। इसका मेरे जीवन पर बड़ा नुकसानदेह असर पड़ा। 9वीं कक्षा से आगे पढ़ने की अनुमति मुझे नहीं दी गई। मेरे माता पिता ने कहा, लड़कियों को शिक्षित होना बेकार है। यह मेरी जिंदगी की पहली विडंबना थी। 8 बरस की नन्ही सी उम्र में एक दिन मेरा भाई खेलने गया, परंतु फिर कभी नहीं लौटा। जिंदगी जैसे ठहर सी गई। हमने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। हम बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसी सदमे में मेरे पिताजी की जान चली गई। इस हादसे से मेरा बचा खुचा परिवार भी बिखर गया। समय बीतने के साथ ही मेरा विवाह एक पुराने जमींदार के परिवार में हुआ। मेरे परिवार में पति के अलावा एक बूढ़ी विधवा सास सहित कुल 3 लोग थे। हमारे पास खेती की 60 बीघे अच्छी जमीन थी। सच्चाइयां उजागर होने से पूर्व सब कुछ परिलोक जैसा लग रहा था। चूंकि हमारा परिवार बहुत छोटा था, इसलिए हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं था। मेरे पति ने मेरे सास ससुर की इकलौती संतान तथा बहुत सीधे साधे इंसान थे। वह ट्रैक्टर की मरम्मत करने के लिए दुकान चलाते थे। उन्होंने हमारे दूर के रिश्तेदारों से, जो कि हमारी जमीन पर निगाह लगाए हुए थे, कभी कभी पंगा नहीं लिया। इसके बावजूद कि उन्हें हमारी जमीन का काफी बड़ा हिस्सा पहले ही हड़प रखा था। वे लोग मेरे पति को बार बार झगड़ने के लिए उकसाते रहते। आहिस्ता आहिस्ता उनकी उत्तेजनात्मक गतिविधियां धमकियों में बदल गई। शुरू शुरू में तो इन धमकियों का स्वर काफी मंद था, परंतु आगे चलकर वे हिंसक हो गए। वे लोग हमें सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने लगे। इन समस्याओं से नितज पाना तथा चैन से जिंदगी बिताने के इरादे से हम गांव से दूर इस निरापद स्थान की तलाश शुरू कर दी। घर में जो कुछ भी संपत्ति थे, उसे लेकर हम दिल्ली आ गए। हमने दिल्ली के उपनगरीय क्षेत्र में अपना एक प्लाट खरीदकर धीरे धीरे इसमें 2 कमरे बना लिए और वहीं पर डेयरी का कारोबार शुरू किया। बहरहाल हमारे रिश्तेदारों को हमारी पूरी जमीन हड़पने के बाद भी संतोष नहीं हुआ। वे चाहते थे कि हम सारी जमीन उनके नाम लिखित में हस्तांतरित कर दे। चूंकि जमीन से हमारा भावनात्मक लगाव था, इसलिए हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। कमजोर होने के नाते हम लोग उनका विरोध नहीं कर सकते थे। वे लगातार आतंकित करते और हमें उसे अपनी नियति मानकर सहते रहते। ऐसा ही नहीं था कि हम इसकी शिकायत नहीं करना चाहते थे। हम शिकायत करना चाहते थे, परंतु किससे शिकायत करें यह मालूम नहीं था। हम पति पत्नी दोनों बहुत कम पढ़े थे, इसलिए हम दुनियादारी की अधिक समझ नहीं थी। हम अपने अधिकारों तथा उन्हें हासिल करने का ठिकाना मालूम नहीं था। हमें तो सिर्फ इतना पता था कि शिकायत करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमारी शिकायतों से गांव की पंचायत हमदर्दी तो जताती थी,
लेकिन कोई हल नहीं निकालती थी। हमने अपनी किस्मत पर समझौता कर लिया। मेरी सास हमारे दिल्ली आने के कुछ दिन बाद गुजर गई। इस बीच मेरे इस बीच मेरे एक पुत्र पैदा हुआ और साल के भीतर बेटी बेटी भी आ गई। हमने हमारा बेटा मुश्किल से 1 साल का ही हुआ था कि हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक रात की बात है, हम लोग सब सो रहे थे। हमारे पति के 4 रिश्तेदार धारदार हथियार तथा लाठियों के साथ 4 दीवारी फांद कर हमारे घर में घुस आए। मैंने अपने पति की चीख सुनकर जाग पड़ी। मैंने देखा कि कुछ लोग तकिए से मेरे पति का मुंह दबाए हुए थे और वह उनसे बेचने की जोहदत कर रहे थे। जब मैं उन्हें छुड़ाने दौड़ी तो जालिमों ने मेरे ऊपर बिजली का चलता हुआ पंखा फेंक दिया, जिसके मेरे हाथ और चेहरे से खून बहने लगा। मुझे तेज करंट भी लग गया। कुछ पल के लिए मैं मूर्छित हो गई, लेकिन मुझे जल्दी ही होश आ गया। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उनसे में 2 लोग मुझ पर टूट पड़े और मेरा गला घोटने की कोशिश करने लगे। 2 अन्य लोग मेरे पति का गला घोट रहे थे। बहरहाल मैं किसी तरह की उनकी पकड़ से छूटने में कामयाब हो गई और बाहर निकलकर शोर मचा दिया। उस समय अंधेरा था। किसी तरह मेरी आवाज मेरे पड़ोसियों तक पहुंच गई और वे लोग मेरे मकान की ओर दौड़ पड़े। पड़ोसियों को आते देख वो चारों हमलावर भागने में मजबूर हो गए। हमारी जान बच गई। मेरे पड़ोस में एक महिला होमगार्ड थी। उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को 100 नंबर पर इल्तिहा दे दी, लेकिन कोई भी नहीं आया। हमने अपने घावों पर घरेलू दवाइयां तथा आयोडेक्स लगाया। वहां आसपास कोई डॉक्टर या अस्पताल नहीं था और दूर के अस्पताल में ले जाने के लिए कोई मददगार नहीं था। चूंकि हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने घर में ही अपनी पट्टियां बदलना जारी रखा। मुझे उस इलाके की कोई खास जानकारी नहीं थी। अंततः अकेले कहीं जाने आने में मुझे डर लगता था। अभी हमारे जख्म भरे ही नहीं थे कि तीसरे दिन पुलिस आ धमकी। उसने घटना के बारे में पूछताछ की और हमने उसे सच्चाई बता दी। मेरे पति एक शर्मीले और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। घायल होने के कारण ज्यादा नहीं बोल पाए। पुलिस ने हमसे थाने चलने के लिए कहा। हम पेशोपेश में थे कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर थाने कैसे जाए। हमारे पड़ोसी पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, मगर पुलिस ने धमकाते हुए थाने ले जाने में सफल हो गई। थाने में हमसे पूछताछ की गई। पुलिस वालों ने बातें सुनकर हम डर गए। उन्होंने हमें बताया कि हमलावरों से एक आदमी मर गया है। पुलिस हम पर हत्या का इल्जाम लगा रही थी। इस मुसीबत से बचने के लिए पुलिस ने हमसे 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। हमारे पास पुलिस को देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हम कहाँ से देते। इसके अलावा हमारी कोई गलती नहीं थी। मेरी तथा मेरे पति की दलीलों का लाचारी बहरी पुलिस के कानों पर कोई असर नहीं हुआ। वहां हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं था। न तो वहां महिला पुलिस थी और न ही महिला हवालात। हमें आम हवालात में 4 दिनों तक कोर्ट में पेश किया गया, बगैर बंद रखा। इससे भी दयनीय स्थिति यह थी कि हमें अपने 1 वर्षीय बेटे तथा 3 माह की दूध मुही अबोध बच्ची की खैरियत की कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने हमें छोड़ने का झांसा देकर हमसे कुछ कोरे कागजों पर दस्तखत करवा लिए। इसके बाद यह कहते हुए हमें अदालत से छूटेंगे, हम कोर्ट में पेश किया गया। चूंकि हम लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, इसलिए नहीं समझ पाया आखिर क्या हो रहा है। मुझे असलियत का पता तब चला जब मैं अपने पति के साथ तिहाड़ पहुंची। इससे पहले मैंने कभी कोई जेल नहीं देखी थी, इसलिए मैं यह कल्पना नहीं कर सकी कि स्त्रियों की भी जेल होती है। उस जेल में अनेक स्त्रियां थी। वहां की स्त्रियों ने मुझे घेर कर सवालों की झड़ी लगा दी। मेरे पति को अलग अलग जेल में रख दिया गया। अपने बच्चों की किस्मत से मैं अब तक भी नावाकिफ थी। चूंकि हमें न्यायिक प्रक्रिया से कोई जानकारी नहीं थी, अंततः हमारा कोई वकील भी नहीं था। जेल का दौरा करने वाले गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों ने मेरी सहायता करनी चाहिए, परंतु वहां मुफ्त कानूनी सहायता से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। हम सुनवाई के लिए लगातार कोर्ट आते जाते रहे।
परंतु हमारी समझ में कुछ नहीं आया। बहरहाल 1 माह पश्चात मेरी माँ मुझसे मुलाकात करने जेल आई और उसने बताया कि मेरे पड़ोसी मेरे दोनों बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। पड़ोसियों पर देखभाल का खर्च बढ़ता जा रहा था, इसलिए मैंने कोई काम करना जरूरी समझा। जेल में कैदियों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जिससे सजा के दौरान उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम सीखने की मदद मिलती थी। मैंने अनेक कार्यक्रमों में अपना नाम लिखाकर थोड़ी बहुत आमदनी शुरू की। जेल के अंदर नवज्योति नामक एक गैर सरकारी संगठन पर्दा बुनाई का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा था। मैंने उसे सीख लिया। हालांकि मेरी आमदनी बहुत अधिक नहीं होती थी, फिर भी जेल के बाहर मेरे बच्चों तथा अंदर मेरे पति की जरूरत की चीजें खरीदने के लिए वह काफी थी। अधिक कमाने के लिए मुझे कई कई घंटे कड़ी मेहनत करनी पड़ती। कामकाज, कमाई तथा रिहाई के लिए लोगों से विचार विमर्श करने में मुझे 4 साल लग गए। तब तक कहाँ जाकर मैं रिहाई का नुस्खा सीख पाई कि मुझे प्राइवेट वकील की जरूरत है। हमारे वकील ने हमसे 5,000 रुपये लिए तथा हमारी रिहाई का इंतजाम किया। अदालत ने निर्दोष मानते हुए हमें बरी कर दिया। जेल से छुटकर हम जब अपने घर पहुंचे तो हमारे पास एक कौड़ी भी नहीं थी। उस समय जेल के एक स्वयंसेवक ने घरेलू चीजें खरीदने के लिए हमें थोड़े से पैसे दिए। पुलिस फिर हमारे पीछे पड़ गई। उसने मेरे निर्दोष पति को इलाके के बीसी घोषित कर दिया। जेल में मेरी सहायता करने वाले नवज्योति नामक स्वयंसेवी संगठन ने एक बार फिर मेरी सहायता की। संगठन ने अपनी जहांगीरपुर स्थित परियोजना में मुझे बुनाई प्रशिक्षक की नौकरी दे दी। इतना ही नहीं, मेरे मामले में स्थानीय पुलिस से बातचीत करने के लिए संगठन ने सलाहकार भी भेजे। बहरहाल हमारे लिए उन मुसीबतों को झेल पाना सरल नहीं था। अंततः हम उनसे छुटकारा पाने के लिए मकान बेचकर कहीं और बसने का फैसला कर लिया। वह मकान हमें बहुत सस्ते दामों में बेच देना पड़ा। जो रकम मिली उससे हम दिल्ली के बाहरी इलाके में छोटा सा मकान खरीद लिया और खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे, परंतु ऐसा नहीं था। हमारे दुश्मनों ने हमारा पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। 9 महीने पूर्व एक दिन वे सवेरे मेरे घर आए और अपनी पिछली करतूतों के लिए शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगी। उन्होंने हमसे समझौतों की पेशकश की। उन्होंने मेरे पति से कहा कि वे उनके साथ गांव चलकर अपना हिस्सा ले ले। मुझे उनकी नीयत पर संदेह था। मैंने अपने पति से कहा कि इनकी बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, परंतु मेरी चेतावनी को उसने नजरअंदाज कर दिया। मेरे सीधे साधे पति ने सिर्फ यही कहा, क्या फर्क पड़ता है, आखिर इंसान किसी इंसान के साथ ही तो जाता है। अंततः वे धोखेबाज निकले। एक दिन बाद मेरे पति की लाश एक पेड़ से लटकी मिली। मैंने अभियुक्ति के बारे में नामजद रिपोर्ट दर्ज की। 5 में से 3 हत्यारे गिरफ्तार कर लिए। एक जबकि 2 पुलिस को रिश्वत देकर बच निकले। वे आज भी स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं और कहते हैं कि अगर मैंने अपनी जमीन मांग ली तो मुझे जान से मार देंगे। मैं मौत के साए में जी रही हूँ। मुझे अपने बच्चों की देखभाल के लिए घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। मेरी बूढ़ी माँ तथा छोटे बच्चे मेरी गैर हाजिरी में घर में असुरक्षित रहते हैं। इंडिया विजन फाउंडेशन नामक एक अन्य स्वयंसेवी संगठन ने मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिल करा लिया है। यह ऐसी गैर सरकारी संस्था है जो अपराध प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाती है। मेरी माँ और मैं अब भी भयभीत है। बहरहाल अपने भविष्य को लेकर मैं अब आश्वस्त नहीं हूँ। यह अनिश्चितता मुझे इस मकान को बेचने के लिए विवश कर सकती है। मुझे नहीं मालूम इतनी बड़ी दुनिया में मुझे निरापद स्थान कहाँ मिलेगा। इसमें गलती किसकी है? हमारी व्यक्तिगत कठिनाइयां हमारी अशिक्षा तथा उपेक्षा के कारण ही थी। यह ऐसा अभिशाप था जिसके निवारण किया जा सकता था। बुजुर्गों को अपने जीवन काल में जायदाद को झगड़े को निपटा लेना चाहिए, वरना गांव नर्क बन जाएंगे। ग्रामीण पंचायतें ऐसी संस्कृति से प्रभावित रहती है जहां ताकतवर लोगों के सामने निर्दोष की बलि दी जाती है। हमारे देश की ग्रामीण संस्कृति आज भी लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने नहीं देती। वैसे भी जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है उससे वह अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती। निर्धन और पिछड़े इलाकों में
पुलिस इंसाफ से कोसों दूर है, वह बेईमान और षड्यंत्रकारी है। कमजोर और गरीब लोगों के लिए न्यायिक प्रक्रिया आज भी पहुंच कोसों दूर है, वह निरंतर असंवेदनशील और अंधी बनी हुई है।